इस वक्त हम 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। दिल्ली में मोदी हैं, यूपी में योगी हैं, फिर भी अयोध्या मंदिर में किस चीज़ की देर? आपकी एक एंटी मुस्लिम छवि रही और सब जगह उसके बारे में लिखा भी गया। विकास सबका है, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये हमें स्पष्ट करना चाहिए। अपने मुद्दे साफ हैं। बहुत सारे लोग अब ये भी कहते हैं कि भविष्य में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूँ। अब जो सबसे बड़ा हमला आपके ऊपर हो रहा है वो ये है कि कानून व्यवस्था को आप 66 दिन में ठीक नहीं कर पाए। हम सब ने चुनौती अगर स्वीकार की है तो उसका सामना भी हम लोग करेंगे। कोई जबरन किसी अधिकारी के साथ कर दे, उसको किडनैप कर ले, उस पर तमचा तान ले, तो ये चीज़ें यहाँ नहीं हो सकती हैं और इस प्रकार की इजाज़त किसी को होगी। हमारे सामने दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय मोदी जी हैं। ट्रिपल तलाक एक मुद्दा है और एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश राज्य की हालत कैसी है? बहुत बेकार है। आज अपराधी के सीने में पुलिस की गोलियां लग रही हैं। नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी हूं और इस वक्त हम 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। उत्तर प्रदेश के चुनावों से कुछ दिन पहले मैं यहां आया था और तब जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, अखिलेश यादव, उनका मैंने इंटरव्यू किया था। उस वक्त अखिलेश यादव ने हमसे कहा था कि न जाने क्यों, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस आवास में, इस बंगले पर रहते रहेंगे, यानी वो दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब ये बंगला बदल चुका है, हालांकि पता वही है। अब मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, योगी आदित्यनाथ नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और इस वक्त आज हमारे खास मेहमान हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। उनसे हम पूछेंगे उनके जीवन में क्या बदलाव आया है और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू के लिए। 66 दिन आपको हो चुके हैं और जब आप आए थे तो लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि दिन नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से आप काम करेंगे, मिनटों के हिसाब से आप काम करेंगे। कोई भी नया मुख्यमंत्री जब आता है तो उसका एक हनीमून पीरियड चलता है कुछ दिन तक। तो आपको लगता है कि आपका हनीमून पीरियड अभी चल ही रहा है या अब समाप्त हो चुका है? देखिए, मैं जो पहले था वही आज भी हूँ। लोक कल्याण के लिए समर्पित ये सरकार उस अभियान के साथ कार्य कर रही है और आगे भी वही करेगी। एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में, एक एमपी के रूप में, और पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया है तो एक सीएम के रूप में भी जो मेरे दायित्व हैं उन दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना और उसके लिए अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करना। अपने इन 66 दिनों को आप कैसे देखते हैं? जैसा आपने सोचा था, जो आपने कुछ रोड मैप बनाया था, वैसा ही सब चल रहा है या इसमें कई बार होता है ना, जब आप एक नई पारी खेलते हैं, एक नई सड़क पर आते हैं तो बहुत सारे आपको सरप्राइज़ मिलते हैं। तो जैसा आपने सोचा था वैसा ही हो रहा है या कुछ कुछ आपको सरप्राइजेज भी मिल रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश पिछले 15 वर्षों में बहुत कुछ खोया है। कार्य संस्कृति एक प्रकार की समाप्त सी हो गई थी, तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने चुनौतियां भी उसी प्रकार की होंगी। उन सब चुनौतियों को देखते हुए, विकास के पायदान पर उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए, प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए, किसानों की स्थिति को देखते हुए, असुरक्षा का जो वातावरण है, इन सब को देखते हुए चुनाव के पहले हम कहते थे, आज उन सब को हमें स्वयं फेस करना पड़ रहा है और हमें विश्वास है हम इसको बदलेंगे। हाँ, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि सरकार बदलने के बाद जनता में एक विश्वास जगा है। उस जगह हुए विश्वास को वास्तविकता में हमें बदलना है और उसके लिए यह सरकार कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की बागडोर जब आपको मिली तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य की हालत जब आपको बागडोर मिली है कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत बेकार है, एक पहलवान जैसी है या एक ऐसे मरीज के जैसी है जिसकी आखिरी सांसें चल रही हैं? देखिए, मैं जब उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश, प्रकृति और परमात्मा की अपार कृपा उत्तर प्रदेश पर है। तो प्रकृति और परमात्मा से उपकृत प्रदेश आखिर दलिद्र क्यों हो गया है? राजनीतिक नेतृत्व की अकर्मण्यता इसके लिए जिम्मेदार है। और 15 वर्षों में जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर शासन किए हैं, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश को अपने अनुसार दोहन किया है, शोषण किया है, उत्तर प्रदेश को लूटा है, उत्तर प्रदेश का अपने अनुसार यहाँ जातीय आधार पर समाज को बांटा है, योजनाओं को तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाया है।
लेकिन 2014 और 2017 की विजय ने ये बात साबित कर दी है कि देश की राजनीति में भी और प्रदेश की राजनीति में भी अब जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के लिए कोई स्थान नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जनता का जो विश्वास है, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना हमारा दायित्व है और जैसी भी जर्जर स्थिति है, इस जर्जर स्थिति से हम उत्तर प्रदेश को उभारेंगे। योगी जी, जब आप बने मुख्यमंत्री तो शुरू के 10-15 दिन तो सिर्फ इसी में निकल गए कि लोग आपको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखते रहे। लोगों को आपका टीका पसंद नहीं आया, योगी जो नाम के साथ लगा हुआ था ये पसंद नहीं आया, आपके भगवा वस्त्र पसंद नहीं आए। मीडिया ने लिखना शुरू किया, पश्चिमी मीडिया ने भी लिखना शुरू किया कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का मतलब है कि भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। उस वक्त आपके लिए ये जो योगी आपके नाम के साथ लगा हुआ है, ये कितनी इससे परेशानी आपको हुई? और आप जब अपने बारे में पढ़ते होंगे, टीवी पर सुनते होंगे, कैसा लगता था आपको? देखिए, मैं क्या हूँ, मेरी भावना साफ होनी चाहिए और अगर सार्वजनिक जीवन में आया हूँ तो 10 प्रकार की टिप्पणियाँ मुझे सैनिक का अभ्यस्त होना पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर मैं अंतःकरण से शुद्ध हूँ, मेरी दिशा सही है, तो फिर मुझे इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोक कल्याण के उस पथ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हम लोग उसमें आगे बढ़े। और आपको भी सुखद आश्चर्य हो रहा होगा, आपने देखा होगा कि धारणाएं लोगों की बदली हैं और बदलेंगे। 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के साथ जब हम लोग सामने आएंगे तो बहुत कुछ सामने आएगा। आपने देखा होगा हमारे देश में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कि टेलीविज़न वालों के अचानक से बहुत प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि टेलीविज़न न्यूज़ पर उन नेताओं को देखने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो जब आप नए नए मुख्यमंत्री बने तो मैंने देखा कि सारे न्यूज़ चैनल्स पर आप छाए हुए हैं। प्राइम टाइम आप डोमिनेट कर रहे थे। बल्कि एक मजाक तो ये भी चलता था कि योगी जी ने रात को क्या खाया, कौन सी सब्जी खाई, क्या पहना, क्या पिया, वो सब आप अगले दिन सुबह न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं। एक वक्त ऐसा लगने लगा था कि मोदी जी से भी ज़्यादा एयर टाइम आप ले रहे हैं। तो आपने ऐसा सोचा था या आपने कभी देखा कि ये जो पूरी पैकेजिंग है इसमें ऐसा क्या है कि मीडिया को आप में अचानक इतनी दिलचस्पी हो गई? देखिए, जो मीडिया मुझे दूसरे नज़रिए से देखती थी, उस मीडिया ने जब कार्य पद्धति देखी तो स्वाभाविक रूप से उसको लगा कि देखिए, हम जो सोच रहे थे वो कुछ और था और कार्य कुछ और हो रहा है। दूसरा, आदरणीय मोदी जी हम सबके नेता हैं और देश का सौभाग्य देश के प्रधानमंत्री हैं। हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें उनका निर्देशन है, उनका मार्गदर्शन है, उनका मूल मंत्र सबका साथ सबके विकास की अवधारणा पर हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन मुझे मीडिया को देखने की फुर्सत नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वह हम लोगों का एक ऐसा पीरियड था जब हम लोगों को प्रातः 7 बजे से लेकर के देर रात्रि 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक विभिन्न कार्यक्रमों में, विभिन्न प्रेजेंटेशन में, सरकारी बैठकों में भागीदार बनना पड़ा। लगातार ये हम लोगों का 1-1.5 महीने तक चला। मीडिया की जो धारणाएं थी, उन्होंने स्वयं पहले क्या कहा, बाद में क्या कहा, वे भी जान रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ, मैं पहले जो था वही आज भी हूँ, आगे भी वही रहूँगा। बट योगी जी, अब आपने दूसरा चरण ये भी देखा होगा कि मीडिया ने शुरू में 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बहुत दिखाया। अब मीडिया धीरे धीरे नेगेटिव हो रहा है और शुरू में तो ये सब बातें चलती रही, हिंदुत्व का एजेंडा है, ये है, वो है। लेकिन अब 66 दिन के बाद अभी से मीडिया ने आपको आंकना शुरू कर दिया है, लोगों ने आंकना शुरू कर दिया है और अब आलोचनाएं भी शुरू हो गई हैं। अब जो सबसे बड़ा हमला आपके ऊपर हो रहा है वो ये है कि कानून व्यवस्था को आप 66 दिन में ठीक नहीं कर पाए और अब भी उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, सबसे बड़ी चुनौती है वो वैसे की वैसी ही है। देखिए, कानून व्यवस्था हम सबके सामने एक चुनौती है, भ्रष्टाचार भी एक चुनौती है, उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो ये भी हमारे सामने एक चुनौती है और हम सब ने चुनौती अगर स्वीकार की है तो उसका सामना भी हम लोग करेंगे। देखिए, जिन लोगों का धरातल खिसक चुका है, जिन्होंने जातीय वैमनस्यता फैलाई है, जिन्होंने समाज को तोड़ करके अपने राजनीतिक उल्लू सीधा किया है, स्वाभाविक रूप से उनको अच्छा नहीं लगेगा उत्तर प्रदेश में हम सबकी मौजूदगी। तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, और इसके लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा, हमें भी तैयार रहना पड़ेगा और मीडिया को भी तैयार रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन हम लोग इसको समय रहते नियंत्रित भी करेंगे। आपका कहने का मतलब है कि ये जो हो रहा है इसके 66 दिनों में आपने कुछ चीज़ें देखा होगा जी। उत्तर प्रदेश में पिछले समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 450 से अधिक दंगे हुए। इन 66 दिनों में दंगे प्रदेश के अंदर नहीं हुए। सहारनपुर में
कुछ घटनाएं जरूर घटित हुई हैं, वो एक सिलसिला बना है, हम उसकी गहराई पे भी पहुंच चुके हैं, ऑपरेशन करना बाकी है और मुझे लगता है कि हम उसका संपूर्ण समाधान निकालने में सफल हो जाएंगे। अभी आपने जो कहा उससे मुझे ऐसा लगा कि आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा है, इसके पीछे कोई रिमोट कंट्रोल है। हाँ। हो सकता है आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो इसके पीछे हैं। देखिए, ये तो सार्वजनिक है, हर व्यक्ति जान रहा है कौन इसके पीछे है। जो इनपुट आ रहे हैं सब हर व्यक्ति इसके बारे में जान रहा है। कौन है पीछे? है, सार्वजनिक है, हर व्यक्ति जान रहा है और बहुत जल्दी हम इसको उद्घाटित भी करेंगे। पर आपने, चलिए ये सहारनपुर तो मैं आज आ रहा था तो अखबार में पढ़ते हुए आ रहा था, सोच रहा था कि आपसे पूछूंगा, आपने खुद जिक्र किया। पर आप देखिए 18 मई अमरोहा में बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या, 18 मई को ही मेरठ में दिन दहाड़े कपड़े के शोरूम में फायरिंग, 17 मई लखनऊ में आईएएस की हत्या, 15 मई मथुरा में ज्वेलर शोरूम में 4 करोड़ की लूट, 15 मई मुजफ्फरनगर में किसान की हत्या, 13 मई रेप हुआ कौशाम्बी में, 12 मई हमीरपुर में 5 लोगों के एक ही परिवार के शव बरामद, 12 मई अलीगढ़ में गोकशी के आरोप में 6 लोगों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। हर रोज़ मतलब अगर ये करें तो बहुत लंबी लिस्ट होगी। ये देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ तो पहले जैसा ही है। बदलाव आया है। पहले पब्लिक की सुनवाई पुलिस नहीं करती थी, आज पुलिस सुनवाई कर रही है। पहले मथुरा जैसी घटना घटित होती थी, अपराधी राजनीतिक संरक्षण पाता था, आज अपराधी के सीने में पुलिस की गोलियां लग रही हैं। पहले व्यापारी का अपहरण होता था, कोई सुनने को तैयार नहीं होता था, आज अपहरण होने के तत्काल बाद पुलिस व्यापारी को सकुशल बरामद करती है। ये परिवर्तन दिख रहा है और जनता का वही विश्वास जगा है और हम ये कह सकते हैं कि यह परिवर्तन उस रूप में भी आएगा कि जिस दिन हम अपराध मुक्त प्रदेश उत्तर प्रदेश को बना सकेंगे और उस प्रकार की स्थिति हम लोग लेके आएंगे। मुख्यमंत्री आवास में जब आप आए यहाँ पर, मैं यहाँ और भी कई 3-4 इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ पुराने मुख्यमंत्रियों के, आपने आवास में आने के बाद क्या क्या बदलाव किए हैं? हमने कोई बदलाव नहीं किया है, जो चीज़ें जैसी थी उस रूप में वह उसी रूप में चल रही हैं। और मैं जब आया उस समय तो यहाँ फर्नीचर भी नहीं था, वो सब साथ में ले गए थे, सब साथ में लेकर के चले गए थे, कुछ भी नहीं था। इसलिए हमने कहा जो सबसे सिंपल हो सकता वो यहाँ करवा दीजिए, हमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए। योगी जी, आपके अपने जीवन में क्या बदलाव आए हैं? ये तो मुख्यमंत्री आवास है, आप इससे पहले एक सांसद तो थे ही, हाँ, लेकिन आप एक संत का जीवन भी जी रहे थे। बिल्कुल। और मठ से भी जुड़े हुए थे। बिल्कुल। आपके जीवन में कितना बदलाव आया? मेरा जीवन जो पहले था वही है। मैं पहले गोरखनाथ मंदिर में रह करके एक सांसद के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता था। उस समय मेरे पास कुछ स्वतंत्रता जरूर थी, और स्वतंत्रता इस रूप में थी कि मैं मंदिर में रह करके मंदिर में जा सकता था, पूजा पाठ कर सकता था, पब्लिक के बीच में खुल करके जा सकता था, गौशाला जा सकता था, चिकित्सालय में जा सकता था। एक स्वतंत्रता थी, पब्लिक के बीच में विभिन्न क्षेत्रों में जा सकता था। आज उसमें कमी आई है। लेकिन हाँ, पहले भी मैं गोरखपुर में रहता था, 16 से 18 घंटे 20 घंटे काम तब भी मैं करता था, आज भी मेरी वो दिनचर्या का हिस्सा है। हाँ, कुछ समय अपने लिए, अपने साधना के लिए, अपने यौगिक क्रियाक्रमों के लिए रखता हूँ, लेकिन सामान्य कार्यकाज, सरकारी कार्यकाज में कोई बाधा ना पड़े, इसका मैं पूरा प्रयास करता हूँ। लोग ये कहते हैं कि चुनाव से पहले जो योगी जी जिस तरीके से बोलते थे, फायर ब्रांड आपको कहा जाता था, आपके भाषण इतने मैं आपकी बातों का खंडन कर रहा हूँ, इससे बड़ा फायर ब्रांड और क्या हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद ये तो अच्छी बात है। दूसरा, आईएएस की हत्या के प्रकरण को सीबीआई जांच का आदेश हमने दिया है, उसको प्रदेश की सरकार से जोड़ना मुझे लगता उचित नहीं होगा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि सरकार का मैं इसमें वो नहीं मान रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति करे उसको आएगा ना, उसको एक बिगड़ी ही व्यवस्था को सुधारने में समय लगेगा। आपने कहा था ना कि क्योंकि अपराधियों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। आखिर हम लोग लेकर के आ रहे हैं, निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद उनके बाद इसके बाद कहाँ उनका ठिकाना होना ये भी तय होने जा रहा है। इसलिए ये तय है कि अपराधी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जगह तो नहीं होगी। ये सवाल आपसे कई बार वैसे पूछा जा चुका है और हो सकता है आप इसका जवाब कई बार दे चुके हैं, परेशान भी हो गए होंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो रोज़ अखबार पढ़ता है या टीवी चैनल देखता है, उसको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में गौहत्या, स्लॉटर हाउस और एंटी रोमियो, बस यही 3 चीज़ों के ऊपर पूरा फोकस है। हर चर्चा का केंद्र में यही 3 योजनाएं बनी हुई हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के हित में की गई कार्रवाई, मुझे पता है आपने के अंदर कर्ज माफ किया, विद्युत की आपूर्ति नहीं, कर्ज माफी नहीं, जो प्रोक्योरमेंट की जिस पॉलिसी को हम लेकर के आए हैं, जिसको हमने अपनाया है, पहली बार वो लागू हुआ है। गन्ना किसानों को मिला, गन्ना मूल्य का भुगतान,
उत्तर प्रदेश के हर किसान के खेत में मिलने पानी की स्थिति, उत्तर प्रदेश में पेयजल की स्थिति में कुछ सुधार हो, उसको बनाने। आप 2 महीने में कितना वो चाहते हैं कि 2 महीने में वो वर्षों की बिगड़ी हुई चीज़ों को 2 महीने के अंदर हम पूरा कर दें? लेकिन हाँ, एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, प्रदेश गड्ढा मुक्त हो, हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। हमने 15 जून का लक्ष्य रखा है और हम लोग मानते हैं कि हम अधिकतर सड़कों को 15 जून तक गड्ढा मुक्त कर देंगे। प्रदेश में वीआईपी संस्कृति को हमने समाप्त किया है। इसके लिए हम लोगों ने विद्युत की आपूर्ति की एक व्यवस्था दी है। 24 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे का एक रोस्टर तय किया है, वह उस रूप में मिलना प्रारंभ हुआ है। अब 2 महीनों में अन्य क्या उम्मीद आप करते हैं? एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है। और मैं तो कहता हूं 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखूंगा। मैं इस बात को कह रहा हूं, हम लोग रखेंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे। इसी दौरान मोदी जी की सरकार के भी 3 साल पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल। आपको मोदी जी के जो 3 साल का जो शासन है, उसकी वजह से आपको कुछ मदद मिल रही है या वो? हम लोगों के योजनाओं का आधार ही केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यपद्धति और उनके कार्यक्रम है। अन्यथा उत्तर प्रदेश में तो यहाँ तक खजाना खाली है। किसी राज्य पर एक साथ 65 से लेकर 70 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आ जाए तो अनुमान कर लीजिए क्या स्थिति होती होगी इस प्रदेश की। हमने 7th पे कमीशन की रिपोर्ट को प्रदेश में लागू किया है। केंद्र ने किया है, राज्य को करना ही था, उसका बोझ आया है। बदहाल किसान आत्महत्या कर रहा था, कर्ज के नीचे दबा हुआ था, उसको राहत देनी थी, हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया इस विश्वास के साथ कि सरकार अपने खर्चों में कटौती करेगी, अन्य फिजूल खर्चों को रोकेगी, फालतू के कार्यक्रमों को रोकेगी, लेकिन किसानों को राहत देगी। हमने वो प्रयास प्रारंभ किया है और आगे भी हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। आपने कहा फालतू के खर्चे, जब आप आए होंगे तो आपने एक्चुअली देखा होगा कि बहुत सारे फालतू के खर्चे हो रहे हैं। बहुत सारे थे। कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे कि पहले क्या क्या होता था? 100 दिन के कार्यक्रम के साथ जब हम आएंगे तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। नहीं, ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री की जो जीवन शैली होती है वो भी अपने आप में बहुत खर्चीली होती है, अगर आप कहीं भी जाएं। और आपके जैसा जब मुख्यमंत्री आता है तो उसमें काफी सादगीपन आ जाता है। तो उसमें भी कुछ बदलाव किया आपने? सारी चीजों में आपको आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा। योगी जी, पिछले दिनों ये भी बहुत सुनने में आया कि बीजेपी के सांसद हों या नए जो विधायक हों, वो या तो घमंड में चूर कह लीजिए कि बहुत दिनों के बाद सरकार आई है। कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जहां पर सांसदों की या विधायकों की जो भूमिका थी वो ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी। कहीं अधिकारियों को डांट दिया, कहीं उनके ऊपर हाथ उठा दिया, या कहीं और किसी तरह की भूमिका निभाई। क्या आपको ये डील करने में इससे भी कुछ परेशानी महसूस हुई? देखिए, हम लोगों ने तो सार्वजनिक रूप से सभी से इस बात की अपील की है और संगठन ने भी इस बारे में साफ निर्देश जारी किए हैं। मुझे लगता है कि ये कोई इशू नहीं है। हाँ, कुछ जगह हुई है घटना, लेकिन वह नियंत्रण में है और उसके कारण कोई परेशानी नहीं हुई है और मुझे लगता है कि किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति है तो जनता के हितों से संबंधित बातों को प्रशासन के सामने रखना उसका दायित्व है। हो सकता है उस समय प्रशासन और उसके बीच में किसी बात को लेकर थोड़ा हार्ड टॉक हो जाए, लेकिन सामान्यतः ये कोई मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है कि कोई जबरन किसी अधिकारी के साथ कर दे, उसको किडनैप कर ले, उस पर तमचा तान ले। तो ये चीज़ें यहाँ नहीं हो सकती हैं और इस प्रकार की इजाज़त किसी को होगी नहीं। जहाँ किसी ने किया, हमने कार्रवाई की है। आप जब मुख्यमंत्री बने थे तो आपने अपने सारे जो मंत्री थे सबको कहा था कि अपनी अपनी जितनी भी आपकी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, सब डिक्लेयर कीजिए। तो सबका आपने बराबर पाया या किसी की आय सब लोगों ने ज़्यादा भी निकली? नहीं, देखिए, सब लोगों ने अपने आय का ब्यौरा दिया है और मुझे लगता है हर साल हम लोग लेंगे। हमने अधिकारियों से भी मांगा है, सबने अपना दिया है। जिन लोगों ने नहीं दिया है आगे हम तय करेंगे हम इस पे क्या कार्रवाई करेंगे। अब मैं एक और मुद्दे पर आता हूँ। आप क्योंकि सांसद हैं, आप इतने दिनों से राजनीति से जुड़े रहे हैं। बीजेपी जब आई थी 2014 में 3 बड़े मुद्दे थे: समान आचार संहिता, धारा 370 और अयोध्या में राम मंदिर। 3 साल हो गए, तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ अभी। अब दिल्ली में मोदी हैं, यूपी में योगी हैं, फिर भी अयोध्या मंदिर में किस चीज़ की देर है? देखिए, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, ये देश की जन भावनाएं हैं, लेकिन न केंद्र सरकार न प्रदेश सरकार ही इसमें पार्टी है। इसमें पार्टी 2 अलग अलग पक्ष हैं। ये दोनों पहल करें, बातचीत से कोई रास्ता निकालते हैं, राज्य सरकार से कोई अपेक्षा रखते हैं तो राज्य सरकार उसमें सहयोग करने को तैयार है, लेकिन दोनों पहल तो करें।
हमने दोनों से कहा कि भाई आप लोग बातचीत करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए, राज्य सरकार के पास आइए, राज्य सरकार के स्तर पर जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ में होंगे। अभी हाल ही में हमने ऐसा देखा कि विधानसभा भी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, मुख्यमंत्री भी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, प्रोएक्टिव रोल निभा सकता है। हो सकता है सही उदाहरण ना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा करके दिखाया कि अगर आप ठान लें और अपने एजेंडे को आप आगे ले जाएं तो आप कर सकते हैं। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने स्पेशल सेशन बुला लिया और वोटिंग मशीन को लेकर वहाँ एक डेमो दे दिया, विधानसभा का उपयोग कर लिया अपने एजेंडे को लाने के लिए। मैं आपसे ये करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन राम मंदिर के ऊपर अगर आप चाहें तो आप भी एक मुख्यमंत्री होने के नाते एक प्रोएक्टिव भूमिका या कुछ नई तरह की भूमिका निभा सकते हैं। और क्योंकि विधानसभा में आपका बहुमत है तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी कुछ कर सकती है इसके बारे में। अगर आपका रोल मॉडल अरविंद केजरीवाल है तो माफ करना, मैं तो पहले देश की जनता को उससे बचाइए। नहीं, मैंने आपको पहले कह दिया, हो सकता है सही उदाहरण ना हो। राजनीति में पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये हमें स्पष्ट करना चाहिए। अपने मुद्दे साफ हैं। पहली बार इस देश के अंदर उन मुद्दों को देखिए जिस पर वास्तव में सरकार ने अपना वो किया है। ट्रिपल तलाक एक मुद्दा है और एक बड़ा मुद्दा है, केवल मुस्लिम महिलाओं का ही नहीं, इस देश की आधी आबादी के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा। इस पर केंद्र सरकार का रुख भी सामने आ चुका है, राज्य सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय क्या कार्रवाई करता है उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अन्य इस मुद्दों को भी आप इस बात को देखें कि आज देश की आवश्यकता क्या है। भारत को जो दिशा दी है आदरणीय मोदी जी ने, मुझे लगता है कि आज वो देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है और समय रहते सारे मुद्दे अपने आप सुलझते हुए दिखाई देंगे जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। आप खुद अपने एक मुख्यमंत्री होने के नाते इस पर कोई पब्लिक ओपिनियन बनाना चाहेंगे? जैसे मैं कह रहा था कि आप भी चाहें तो एक पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं अपने। हमने कहा ना कि जब दोनों पक्ष स्वयं इस मुद्दे को लेकर के अपने अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं और सरकार अभी कोई पार्टी नहीं है तो सरकार दो के बीच में अनावश्यक क्यों बीच में आ जाए। जब दोनों की ओर से कोई अपील आएगी तो सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन अभी सरकार अपनी कोई अभी भूमिका नहीं सरकार देख की रही उसमें है। कोई भूमिका नहीं है। सरकार से जब कोई अपील करेगा तो फिर हम उसमें देखेंगे। 2019 में, अब आप इस बार आ गए, 2019 में आपके ऊपर भी बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि 2014 में उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, 73 सीटें जीत ली 80 में से। अब आपके ऊपर ये चुनौती रखी जाएगी कि 2019 में भी इतनी ही सीटें बीजेपी जीते। तो इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां आपके सामने हैं, चुनावी भी हैं और वैसे भी हैं, तो रात में नींद आती है आपको? देखिए, मैं मानता हूं कि 2014, 2017 और 2019 ये 14 की पुनरावृत्ति 17 में हुई है और 17 की पुनरावृत्ति फिर 19 में होगी। आपकी क्या भूमिका रहेगी इसमें, क्योंकि आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है? मेरी भूमिका एक कार्यकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 100% परिणाम लेकर के आए, इस भूमिका के साथ हम लोग जनता के सामने रहेंगे। क्योंकि 2019 तक एक एंटी इनकम्बेंसी वेव शुरू हो जाती है किसी भी मुख्यमंत्री के। आप निश्चिंत रहिए, ये स्थितियां नहीं आने पाएंगी और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग अपने विकास और सुशासन के माध्यम से जन विश्वास पर खरा उतरेंगे। जी योगी जी, आपको जो चुना गया मुख्यमंत्री के तौर पर, शुरू में तो आपको पता ही होगा बिल्कुल असमंजस था और कोई कह ही नहीं सकता था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उसके बाद अचानक जब आपका नाम सामने आया, आपने कभी बैठ के उसका विश्लेषण किया कि आप ही को क्यों चुना गया? मैं मानता हूं कि सार्वजनिक जीवन में होने के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर विश्वास किया, उस विश्वास पर खरा उतरना मेरा दायित्व है। और मेरे सामने प्रदेश के अंदर की जो चुनौतियां हैं, मैं मानता हूं इसका हम समाधान करेंगे, क्योंकि मेरे सामने कार्य पद्धति है केंद्र सरकार की, हम उसको फॉलो कर रहे हैं और जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रदेश के अंदर हम लागू करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम इन सभी उनका समाधान करेंगे और प्रदेश एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो जो अब उत्तर प्रदेश में जो नीतियां आगे चल रही हैं या आगे बनेंगी, क्या वो नीतियां केंद्र से, दिल्ली से बनकर आती हैं या आप उसमें अपना इनपुट देते हैं, वो नीतियां आप बनाते हैं? राज्य के अनुसार जो उचित होगा वो हम करेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हैं, राज्य में लागू ही नहीं हो पाई हैं।
एनएचएम के अंतर्गत राज्य को जो योजनाएं स्वास्थ्य क्षेत्र में लागू करनी चाहिए थी, इन्होंने लागू नहीं की। आवासीय क्षेत्र में लागू करनी चाहिए थी, नहीं कर पाए। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर करनी चाहिए थी, नहीं कर पाए। पेयजल और सिंचाई योजना में करनी चाहिए थी, नहीं कर पाए। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत योजनाएं लागू करनी थी, नहीं कर पाए। आज हम सबको यहाँ पे लागू कर रहे हैं। हमारी अपने योजनाएं भी हैं, दोनों को मिलाकर के कैसे हम इसको और अच्छा लाभ किसानों को दे सकते हैं, मजदूरों को दे सकते हैं, नौजवानों के हित के लिए हमारे यहाँ कौन सी पॉलिसी तय होनी है, उत्तर प्रदेश के अंदर ढांचागत विकास किस रूप में होना है, ये सब पर हम कार्य कर रहे हैं।